हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, लगातार जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और जूनियर अकाउंटेंट यानी कनिष्ठ लेखाकार के अंतर्गत जो आपके साइंस का पोर्शन दे रखा है, जो कि आपके 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाला है और 75 मार्क्स का जो पोर्शन रहेगा उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे अब कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में अपन ने कल बात करी थी। और आज जो है अपना फर्स्ट यूनिट जो आपके सिलेबस में दे रखी है उसकी लास्ट क्लास है। आज अपन सीखने वाले हैं आईयूपीएससी के अनुसार जो हमारे कंपाउंड्स है उनका नामकरण, और उसके बाद में आपका ये जो फर्स्ट यूनिट दे रखी थी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके सिलेबस क्या क्या था वो मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि अभी तक की जो क्लासेस हैं वो सभी की सभी आपके फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग है। तो एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपके फर्स्ट यूनिट में था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो हो चुका है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो चुकी है, मेटल एंड नॉन मेटल, हाइड्रोकार्बन्स जो चल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो चुका है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो चुका है, सोप एंड डिटर्जेंट हो चुका है। ठीक है, अब इससे आगे जो बचा है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स लॉ लॉ एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ लेंसेज एंड डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, उसकी बात करेंगे। तो आज अपन इस हाइड्रोकार्बन को पढ़ने के बाद में, ये जो आईयूपीएससी को पढ़ने के बाद में केमिस्ट्री का जो पोर्शन था वो पूरा हो जाएगा, फिर अपन फिजिक्स के पोर्शन पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। और इसको मैं कर देता हूं बड़ा, ये देखिएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, डरना मत, ये तो सिस्टम है, ऑटोमेटिक होगा। हाँ, इतना बड़ा तो होना ही चाहिए, दिख रहा है ना अच्छे से। चलिए, तो बात करते हैं अपने आईयूपीएससी की। तो आईयूपीएससी क्या है ये आपको मैंने कल ही बता दिया था। क्या था आपका क्या था आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि आईयूपीएससी के नामकरण के लिए हमें पता होना चाहिए कि पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स क्या आएगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए, पूर्व लग्न प्रीफिक्स जो है वो क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो प्रीफिक्स जो है आपके किसी भी कंपाउंड के नाम के अंदर कि कहां से आएंगे, तो कार्बन की संख्या के आधार पर, जो कार्बन है उसकी संख्या कितनी है कंपाउंड के अंदर, उसके आधार पर किसी भी कंपाउंड का क्या आएगा, प्रीफिक्स आएगा। क्लियर। तो प्रीफिक्स आपको क्लियर हो गया कि कैसे आएगा और कहां से आएगा, कार्बन की संख्या के आधार पर। अब देखिए कार्बन की संख्या के आधार पर क्या आएगा वो देखिए। तो अगर एक कार्बन है C1 है तो क्या आएगा आपका मैथ आएगा, दो है तो एथ आएगा, तीन है तो प्रोप आएगा, चार है तो ब्यूट आएगा, पांच है तो पेंट आएगा, छह है तो हेक्स आएगा, सात है तो हेप्ट आ जाएगा, आठ कार्बन है तो ऑक्ट आएगा, नौ कार्बन है तो नॉन आएगा, 10 है तो डेक आएगा। सर ये कहां पर आएगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक आपने जो बोले हैं ये कहां आएंगे, ये आएंगे कंपाउंड के नाम के आगे, है ना। पूर्व लग्न का मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर आएगा और ये आगे आता है। जैसे हेक्सेन, तो हेक्स आया ना, तो वो 6 कार्बन है इसलिए हेक्स आया है, वरना थोड़ी आता, नहीं आता। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि आपका पूर्व लग्न क्या आएगा। तो 1 से लेकर के 10 तक कार्बन संख्याओं के लिए आप पूर्व लग्न जरूर याद कर लेवे। एक कार्बन के लिए मैथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। क्लियर। ये याद करने के बाद में जब पूर्व लग्न आ गए तो अब बात करते हैं अपने किसकी, अनुलग्न की, यानी सफिक्स की बात करते हैं जो पीछे आएंगे। तो ये किस पर आधारित आएंगे, तो ये अणु के अंदर उपस्थित जो बंध होंगे उसके आधार पर आएंगे। जैसा कि अपन ने कल देखा था, अगर सिंगल बॉन्ड है तो अपन कह रहे थे एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ऐसे जो है आपके जो अणु है उसके अंदर कितने बंध उपस्थित है उसके आधार पर जो है अनुलग्न आते हैं। देखिएगा,
कार्बन अणु के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार मान लो एकल बंध है, तो हम कहेंगे एल्केन श्रेणी। तो क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। और ऐसे में उसका जो अनुलग्न आएगा वो आएगा एन। क्या आएगा? एन। अगर आपके डबल बॉन्ड है तो अपन कहेंगे एल्किन श्रेणी, और एल्किन श्रेणी है तो आपका सफिक्स आ जाएगा इन। क्या आ जाएगा? इन। और अगर एल्काइन श्रेणी है, ट्रिपल बॉन्ड हो गए, तो क्या आ जाएगी? एल्काइन श्रेणी। और एल्काइन श्रेणी के अंदर सफिक्स यानी अनुलग्न क्या आता है? इन आता है। समझ में आ गई बात? तो प्रीफिक्स और सफिक्स यानी पूर्व लग्न और अनुलग्न क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। एक बार याद कर लीजिए मेरे साथ में। पूर्व लग्न, एक कार्बन तो मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। क्लियर? ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे। तो अब अपन सबसे पहले किसका नामकरण करेंगे? एल्केन का नामकरण करेंगे। किसका नामकरण करेंगे? एल्केन का नामकरण करेंगे। एल्केन के नामकरण से पहले एल्केन दिखेगा कैसा, उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, वो हमें पता होना चाहिए। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। क्लियर? तो ये याद रखना कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये सबसे पहले तो याद कर लीजिए, क्या होता है? CnH2n+2, ये सामान्य सूत्र है। इसे जो है आप संतृप्त यौगिक तथा पैराफिन्स भी कहते हैं। तो ये याद रखना कि जो एल्केन होते हैं उन एल्केन को अपन क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक भी कहते हैं और पैराफिन्स भी कहते हैं। क्लियर? एक सेकेंड, चलिए, तो क्या कहते हैं अपन इसको? आपके संतृप्त यौगिक भी कहते हैं और पैराफिन्स भी कहते हैं। अब इसके नामकरण से रिलेटेड जो नियम है उनकी बात करते हैं। इसके नामकरण से रिलेटेड जो भी नियम है वो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। जब आपको नियम याद होंगे तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे और आसानी से आप कंपाउंड का नामकरण कर पाएंगे। इसके नामकरण से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, इसलिए बताई जा रही है। तो सबसे लंबी जो श्रृंखला होती है उसका चयन करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन? तो कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला आ रही हो उसका चयन करना। मैं उदाहरण भी करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, है ना? तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह जो भी बचे हैं उनको अपन प्रतिस्थापी कहते हैं। जब आपने एक मुख्य कार्बन श्रृंखला जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसको चयनित कर ली, उसके बाद में जो बचे हुए साइड में अलग अलग कोई समूह होंगे उनको अपन प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूट्स यानी प्रतिस्थापी कहेंगे। फिर बात करते हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त जो श्रृंखला होगी उसका चयन किया जाता है। तो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप जब कार्बन श्रृंखला का चयन कर रहे हो जो लंबी हो उसका, तो हो सकता है कि कोई कार्बन श्रृंखला एक समान आ रही हो, दो तरफ से आपने ली और दोनों ही बार 2 कार्बन श्रृंखलाएं समान आ रही है लंबाई के अंदर, यानी कार्बनों की संख्या समान आ रही हो, 5-5 आ रही है मान लो। अब तो फिर आप ये देखोगे कि कौन सी कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करने पर आपके प्रतिस्थापी जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। जिस भी कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करने पर प्रतिस्थापी ज्यादा आएंगे वही आप आपकी कार्बन श्रृंखला लेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद में तीसरा नियम है कि नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो जब अपन कंपाउंड का नाम लिख रहे होंगे, जब यौगिक का नामकरण करेंगे, तो उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना कि आप जब नाम लिख रहे हो तब आपको ध्यान क्या रखना है? तब ध्यान ये रखना है कि आपके जो प्रतिस्थापी है उनका नाम सबसे पहले आएगा। क्लियर? एवं उनके पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो अब जब प्रतिस्थापी को अपन लिख रहे हैं
प्रतिस्थापी के लिए भी पूर्व लग्न है कुछ। उन पूर्व लग्नों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे ए पहले आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, तो ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हुए अपन लिखेंगे। समझ में आ गई बात? सॉरी दोस्तों। चौथा फिर है कि एक से अधिक अगर प्रतिस्थापी है तो उसके सारणी का जो है अपन उपयोग करेंगे। कौन सी सारणी? इस सारणी का। ठीक है, नोट्स एकदम ऐसे लिखे हुए हैं कि आप अगर पढ़ोगे तो आपको देसी एकदम, मतलब इतने इजी वे में लिखे कि आप पढ़ते पढ़ते यूं ही समझ जाओगे। समझ में आई बात? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें ये नोट्स मिल जावे तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7073153937। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिए। पेड नोट्स है, सीधी सी बात है, फ्री नहीं है, आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर रहेगी। अब बात करते हैं समान प्रतिस्थापी की संख्या और उसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा। मान लीजिए एक प्रतिस्थापी आया केवल, है ना, तो आप ये कहोगे कि मोनो। अगर दो प्रतिस्थापी एक जैसे आ जाए, जैसे Cl और Cl, दो बार आ जाए क्लोरीन क्लोरीन, तो आप कहोगे डाई क्लोरो। अगर तीन बार आ जाए तो ट्राई, चार बार आ जाए तो टेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया था ना CCl4। अब देखो CCl4 के अंदर क्या था, क्लोरीन जो है वो चार बार आ रहा था, इसीलिए तो अपन ने क्या वर्ड यूज किया था, टेट्रा। तो पांच बार आ जाए तो पेंटा, छह बार कोई चीज आए तो हेक्सा, सात के लिए हेप्टा, आठ के लिए ऑक्टा, नौ के लिए नोना, 10 के लिए डेका। क्लियर? तो ये आपको जो है याद रखनी पड़ेगी, प्रतिस्थापियों की संख्या आने पर कौन सा अपन जो है आपके पूर्व लग्न यूज करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि कौन सा एक शब्द है जो यूज करेंगे। पूर्व लग्न मतलब ये कोई पहले लगाया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, जैसे वापस याद कर लो, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा, सात के लिए हेप्टा, आठ के लिए ऑक्टा, नौ के लिए नोना, 10 के लिए डेका। क्लियर? तो ये जो एल्केन है, उस एल्केन के चार नियम थे, जो चारों नियम मैंने आपके सामने रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चारों नियम समझ गए। पहला नियम क्या है? पूर्व लग्न लिखा जाता है। दूसरा क्या है? अनुलग्न लिखा जाता है। फिर बाद में एल्केन के लिए पर्टिकुलर क्या नियम है? पहला नियम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयनित करेंगे। अगर समान श्रृंखला आ रही हो तो जहां प्रतिस्थापी ज्यादा होंगे उसको लेंगे। उसके बाद में जब नाम लिखा जाएगा तो प्रतिस्थापियों का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। और अगर प्रतिस्थापी भी एक से ज्यादा बार आ रहा हो तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका ये वर्ड यूज करेंगे। ठीक, चलो अब देखिए आपके पास में आ गया क्या, तो कुछ आपके प्रतिस्थापी है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये लीजिए, देखिए क्या नाम है, वो नाम याद कर लीजिए चुपचाप से, सीधे सीधे से। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी निम्न प्रकार हैं, जैसे CH3 तो आप कहोगे मैथिल, CH2 CH3 तो एथिल, मतलब दो बार दो कार्बन आ गए तो एथिल हो जाएगा, एक आया तो मैथिल, तीन आएगा तो प्रोपिल, पांच चार आएंगे तो ब्यूटिल, पांच आएगा तो पेंटिल, छह आएगा तो हेक्सिल, ऐसे याद रखना है। जैसे देख लो, तीन कार्बन के लिए प्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल भी आ सकता है। ठीक है, ये रहा। फिर चार कार्बन तो ब्यूटिल, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, NO2 नाइट्रो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो नाइट्रो। मतलब सीधी सी बात है, नाम बिगाड़ना है। ठीक है, जैसे मेरा नाम प्रवीण है तो क्या बोलोगे? प्रवीणो। क्लियर है ना? जैसे आपका नाम राहुल है तो आप क्या बोलोगे? राहुलो। अगर आपका नाम सचिन है तो सचिनो, ऐसे। तो यहां पर क्या बोलोगे कि क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, NO2 तो आपका नाइट्रो। इस प्रकार से आप जो है इनका नामकरण करेंगे। ये प्रतिस्थापियों के नाम थे। अब आगे देखते हैं कि प्रतिस्थापियों का जो अंकन है वो प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। तो प्रतिस्थापी जब इसके अंदर जुड़े हुए हैं तो उन प्रतिस्थापियों का IUPAC नामकरण करते समय हमें अंकन भी करना होता है, उनकी नंबरिंग भी करनी होती है, जैसा कि अभी अपन आगे उदाहरण में देखने वाले हैं। तो नंबरिंग जब करते हैं तब ये कोशिश करनी है कि प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर दिया जाए। जो प्रतिस्थापी है उसको क्या दिया जाए? कम से कम नंबर दिया जाए। समझ में आ गई बात? क्लियर?
यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। आगे देखेंगे, एक से एक उदाहरण मैं लेकर के आया हूं। तो अगर समान अंक मिल रहा हो तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उस प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। ठीक है। नाम लिखते समय हम अंकों के मध्य में तो हमेशा कॉमा लगाएंगे। ठीक। अंक अंक जब होगा ना, जैसे ऐसे अभी नाम देखेंगे अपन, 5 6 7 नंबर पे आ रहा है, तो 5 और 6 और 7 के बीच में कॉमा लगेगी। ठीक है। और जब आपका अंक और कोई नाम हो, जैसे आपको लिखना हो 1 क्लोरो, तो मैंने ये बीच में क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया। तो आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, नाम और अंक के हाइफन लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये है आपके क्या नियम इसके लिए। तो आपके एल्केन के नामकरण से संबंधित ये नियम है। जैसे कि अब देखिए उदाहरण की अपन बढ़िया से बात करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जावे, है ना। ये देखिएगा, एक मिनट, ये लीजिए उदाहरण पहले की बात करते हैं। तो CH4 है, क्या है, CH4। क्या उदाहरण है अपने पास में, CH4 है। CH4 है तो इसके अंदर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एक कार्बन से। कार्बन कितना, एक। तो इसका मतलब इसका नाम जो आएगा वो उसके अंदर मैथेन यानी मैथ तो आएगा ही आएगा। तो ये देखिए आपका पूर्व लग्न आ गया, मैथ। और पूर्व लग्न के साथ में कौन लगता है, अनुलग्न, मैंने बताया था। और अनुलग्न जो है वो किस आधार पर आता है, तो उसके अंदर उपस्थित बॉन्डों के आधार पर, बंधों के आधार पर। इसमें कौन कौन से बंध उपस्थित है, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। एकल बंध है तो एन आता है, तो ये आ गया एन। तो मैथ प्लस एन क्या हो गया, मेथेन। क्या हो गया, मेथेन। क्लियर। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल देखें तो अपने पास है C2H6। क्या है, C2H6। तो देखिए दो, तो आपके पास में है कार्बन, यानी आएगा नाम एथ। दो कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अपन, एथ। ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब C2H6 है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन जब दो कार्बन के संयोजकताओं को पूरा करेंगे तो सभी जगह पर हाइड्रोजन आ जाएंगे और 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर भी सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। और जब सभी एकल बंध है तो इसमें भी क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आपने मेथेन लिखा उसी प्रकार से अब क्या हो गया, एथेन हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलो, तो ये आपका एथेन हो गया। ऐसे ही अगर 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, आप तो सीधे सीधे ऐसे पता लगा लोगे कि एल्केन है या नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है ना, CnH2n+2, सामान्य सूत्र एल्केन का, ये अगर सेटिस्फाई हो जाए तो आप समझ जाइए कि उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ ही नहीं रहे, सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। और जब सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, और कार्बन गिन लीजिए, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, ऐसे नाम लिख दीजिए। तो ये सामान्य सूत्र आपकी सहायता करेगा अगर इस टाइप से कोई डायरेक्ट सूत्र देकर के नाम लिखवाए तब। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी तो अभी आगे देख रहे हैं अपन अलग अलग और उदाहरण। अब इसके बाद में अपने पास में आ गया C4H10। क्या आ गया, C4H10, यानी कि 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो सीधी सी बात है कि इसका नाम ब्यूट से तो स्टार्ट होगा। क्लियर। तो आपके पास में देखिए, क्या ये CnH2n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ जी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, एक तो ब्यूटेन नाम हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि इसका ब्यूटेन नाम नहीं देना है, हम इसको और प्रतिस्थापी के आधार पर उसका नाम दे, या आइसो ग्रुप इसके अंदर लगा करके हम इसका नाम देना चाहें, तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और इस दूसरे कार्बन से 2 कार्बन अटैच कर दिए, तो हो गए ना 1 2 3 4 कार्बन। तो 4 कार्बन तो हो गए, लेकिन अपन ने क्या कर दिया कि जो ये दूसरे नंबर पर कार्बन था इसके यहां से एक प्रतिस्थापी बाहर निकाल दिया, यानी एक कार्बन को अपन ने बाहर निकाल दिया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब गिनेंगे श्रृंखला अपन, तो देखो 1 2 और 3।
इधर से करेंगे तो भी 1 2 और 3, यानी चाहे मैं इस कार्बन से नामकरण स्टार्ट करूं, चाहे मैं इस कार्बन से नामकरण स्टार्ट करूं, ये जो प्रतिस्थापी है, इस प्रतिस्थापी को तो 2 ही नंबर मिल रहा है, तो मैं कहीं से भी कर सकता हूं। हाँ, अगर इसको किसी और तरीके से करने पर कम नंबर पॉसिबल हो 2 से, तो हम उस साइड से जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है। तो हमने क्या कर दिया, इसका इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दिया। तो अब देखो 1 2 और 3, 3 है, इसका मतलब कार्बन 3 होने पर क्या नाम आएगा, प्रोप तो आएगा ही आएगा। तो अब आ गया प्रोप, और सभी में सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो प्रोपेन तो आएगा। और 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3। CH3 का मतलब होता है मैथिल, मैंने बता दिया था। क्योंकि जब भी यौगिक के अंदर एक अगर हाइड्रोजन कम किया जाता है, जैसे कि देखो आपको C3H8 चाहिए होते हैं, लेकिन आपने लिखा C3H7, तो आपको हो गए उसको क्या, प्रोपिल, ठीक है, पीछे एल वर्ड लग जाएगा। तो यहां पर CH3 है, जबकि मेथेन होता है CH4, तो मैथिल बन जाएगा। तो अब क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मैथिल प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया अब, 2 मैथिल प्रोपेन। क्लियर। वैसे सीधा सीधा इसका नाम था ब्यूटेन, लेकिन हमने इसमें आइसो ग्रुप लगा करके हमने IUPAC के जो नाम है वो लगाने की सोची, इसलिए इसका ये नाम पड़ गया है। समझ में आ गई बात। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। तो अपने को एक कंपाउंड दिया गया CH3 CH2 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 CH3। सीधा सीधा नामकरण जो है आप यहां से स्टार्ट कर दो, नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 यानी कि पेंट, और कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। क्या नाम हो गया, पेंटेन। तो आपको इसी प्रकार के कंपाउंड दिखेंगे एग्जाम में, कोई बड़े कंपाउंड आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। इसी प्रकार के नॉर्मल नॉर्मल कंपाउंड्स दे करके आपसे IUPAC नामकरण करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से IUPAC नामकरण आना चाहिए। क्लियर। चलो आगे बढ़े। तो अब अपने पास में नेक्स्ट अपना कंपाउंड आता है, ये देखिए, ये आ गया जैसे CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 CH3। अब इसमें आपको पता है कि आप इधर से नामकरण करोगे या इधर से करोगे, तो प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देना है। मान लो मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, तो 1 2 3 और ये 4 आ गया, तो अब प्रतिस्थापी को तीसरा नंबर मिल रहा है। लेकिन मैं जब इधर से शुरू करता हूं तो दूसरा नंबर मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इधर से शुरू करूंगा, इधर से नहीं करूंगा। तो ये हो गया 1, ये 2 नंबर पर, ये 3 पर और ये 4 पर। तो ये 2 नंबर पर आपका मैथिल जुड़ा हुआ है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, क्योंकि ये मेन कार्बन श्रृंखला के अंदर जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें 4 कार्बन ही आ रहे हैं, तो ब्यूट आ गया, सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आ गया, तो ब्यूटेन बन गया। और दूसरे नंबर पर आपका एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे 2 मैथिल ब्यूटेन। क्लियर, समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर है। चलो आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, अब अपने पास में और भी कंपाउंड है ना, बहुत सारे कंपाउंड है अभी तो, और उदाहरण की बात करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो अपने पास में 7th नंबर पर आ गया क्या, तो देखिए कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3, इधर CH3 इधर CH3 और इधर CH3। तो अब इसमें जो है आप क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब नंबरिंग जो है इसके अंदर आप वहीं से स्टार्ट करें जहां से लंबी कार्बन श्रृंखला पॉसिबल हो। तो मान लीजिए मैंने यहां से शुरू किया 1 2 3, इधर से किया 1 2 3, इधर से किया 1 2 3, सभी जगह से 1 2 3 1 2 3 आ रहा था। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि इसके नाम में प्रोप वर्ड यूज होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन तो आएगा ही। तो प्रोपेन तो ये रहा। फिर दूसरे नंबर पर देखिए, एक इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है, एक इधर भी CH3, तो दो पर ही दूसरे जो दूसरा कार्बन है उसी के ऊपर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो अपन क्या कहेंगे, 2,2, यानी कि 2 बार है भाई आपका, दूसरे पोजीशन पे 2 है चीजें है ना, तो 2,2 हाइपन डाई मैथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मैथिल।
और प्रोपेन। क्लियर? तो इसका नाम हो गया अल्टीमेटली क्या, 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन। क्लियर है? ऐसे ही ये देख लीजिए, जैसे कि इधर से अब अपन नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर देखिए ब्रोमीन पहले आ रहा है और आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जो पहले आएगा उसको कम से कम नंबर देना है। तो बी आर पहले आता है, बी पहले आता है, तो बी को कम नंबर देना है, इसलिए अपन ने इधर से शुरू किया। अगर अपन इधर से करते हैं तो इसको तीसरा नंबर मिलता जो सीएल के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता, इसलिए तो इधर से शुरू किया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर पर ब्रोमीन है, तीसरे नंबर पर क्लोरीन है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्रोमीन का होता है ब्रोमो और क्लोरीन का होता है क्लोरो। अब बताइए ब्रोमो पहले आएगा या क्लोरो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले, तो ब्रोमो पहले आएगा। तो अपन लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम देंगे? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट कंपाउंड, ये बड़ा सा एक और है कंपाउंड, CH3 CH2 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 CH3 और इससे एक श्रृंखला निकली CH और उससे दो श्रृंखला निकली CH3 CH3। अब अपना काम है कि इसमें अपन सबसे लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढ ले, है ना। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 ये भी दिमाग में आ सकता है, तो इसको तीसरा नंबर मिलेगा। इधर से आएंगे तो भी इसको तीसरा नंबर मिलेगा। लेकिन अगर अपन ने यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5, तो एक ये प्रतिस्थापी बन जाएगा पूरा पूरा और एक ये प्रतिस्थापी मिल जाएगा। तो दो प्रतिस्थापी मिल रहे हैं, इसलिए अपन यहां से नामकरण इसका स्टार्ट करेंगे। 5 कार्बन है तो पेंटेन नाम आ जाएगा। दूसरे कार्बन के ऊपर आपका मैथिल जुड़ा हुआ है तो आप लिखेंगे 2 मैथिल और तीसरे पर लिखा है 3 एथिल। क्यों? एथिल जो है ई पहले आता है, इसलिए 3 एथिल पहले आया, पीछे आ जाएगा 2 मैथिल और फिर पेंटेन। समझ में आ गई बात? देखिए थोड़ा सा टफ होगा भाई, है ना, लेकिन आपको एक दो बार इसको देखोगे, इसके नोट्स बनाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार, इसको लिख लीजिए एक बार। चलिए, है ना, लिख लिया होगा। एक सेकेंड, लिख लिया है। अब देखिए, जैसे अपन ने एल्कीन के नामकरण को लेकर के नियम पढ़े हैं, एल्कीन के अपन ने 10 एक उदाहरण भी किए हैं, ऐसे ही अपन अब एल्कीन की बात करते हैं। अभी तक अपन ने बात करी एल्केन की, अब अपन किसकी बात करेंगे? एल्कीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एल्कीन के नामकरण की। अब एल्कीन के अंदर भी जो एल्केन के नामकरण के नियम है वो ही नियम एज इट इज चलेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ उसमें चेंज नहीं आने वाला है। देखिएगा, थोड़ी सी टफ चीज है भाई, आसानी से समझ में नहीं आएगी, 2 3 बार देखना पड़ेगा, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये आपके RSMSSB बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड जो है उसका लेवल है, इस लेवल पर जाकर के पूछ रहा है, तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एल्कीन के सामान्य जो सूत्र है वो पता होना चाहिए। तो सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। क्लियर? एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होते हैं। एल्कीन के अंदर कम से कम कितने कार्बन होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एल्कीन के अंदर कम से कम 2 कार्बन होते हैं। क्लियर? और ये यौगिक जो है ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके तेलीय द्रव बना देते हैं, इसलिए इनको अपन ओलिफिन्स कहते हैं। एल्केन को अपन पैराफिन्स कहते हैं और एल्कीन को अपन ओलिफिन्स कहते हैं, क्योंकि यह जो है आपके ब्रोमीन जल के साथ में अभिक्रिया करके तेलीय द्रव बनाते हैं। अब इसके नियमों की बात करते हैं, तो सबसे पहला नियम आ जाता है आपके कौन सा? तो कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, इसे अपन मुख्य श्रृंखला कहेंगे। अब देखो, एल्केन के अंदर भी यही था कि अपने मुख्य कार्बन श्रृंखला को चयनित कीजिए, तो एल्कीन के अंदर भी यही है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। लेकिन एल्कीन के अंदर एक बात का ध्यान रखना कि एल्कीन श्रृंखला जो सबसे लंबी का चयन करते हैं, तब हमें यह ध्यान रखना होता है
कि वो आपकी कैसी होनी चाहिए, तो डबल बॉन्ड से युक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डबल बॉन्ड को छोड़ करके सबसे लंबी श्रृंखला चयनित करोगे, नहीं, डबल बॉन्ड युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो होगी उसका चयन करेंगे। क्लियर? इसके बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करते हैं जहां से द्विबंध को कम अंक मिलेंगे। अब आपको अंकन भी, यानी जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा हो। समझ में आ गई बात? सही है, समझ में आ गई ये बात आपके? आगे देखिए, फिर आपका जो बाकी के शेष नियम है वो सभी शेष नियम वही है जो आपके किसके थे, जो आपके एल्केन के अंदर आपने सीखे हैं। तो आप एक बार एल्केन को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी के सभी नियम आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़े, अब अपन देखते हैं आगे की तरफ इसके उदाहरणों को। किसको देखेंगे? उदाहरण को। जैसे देखिए आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको एथीन कहेंगे क्योंकि दो कार्बन है आपके, तो एथ आएगा और डबल बॉन्ड आ गया तो इन अब जुड़ जाएगा अनुलग्न, तो एथीन बन जाएगा। ऐसे ही देखो 1 2 और 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, डबल बॉन्ड आ गया तो नाम हो जाएगा प्रोपीन। ऐसे ही 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा और डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन होगा। और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, वो नंबर भी शो करना पड़ता है। तो देखिए आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले नंबर पर ही डबल बॉन्ड है इसलिए लिखा है 1 ब्यूटीन। फिर आपका ये देखिए 4 कार्बन है लेकिन अब डबल बॉन्ड जो है दूसरे नंबर पर अपन ने रखा, डबल बॉन्ड को अपन ने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो डबल बॉन्ड जब शिफ्ट हो गया तो हो गया 2 ब्यूटीन। क्या हो गया? 2 ब्यूटीन। ऐसे ही फिर देखिए आपका 5 कार्बन है और आपके दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो नाम हो गया 2 पेंटीन। क्या नाम हो गया? 2 पेंटीन नाम हो गया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये आपका यहां पर जो है समाप्त होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आपका आ जाता है उदाहरण। तो ये देखिए और भी उदाहरण अपन ने ले रखे हैं, फिर अपन एल्काइन की बात करेंगे। ये लीजिए, ये देखिए नंबर 6 पे उदाहरण लिया अपन ने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे डबल बॉन्ड से युक्त। अब देखिए इधर से करता हूं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इधर से करूं चाहे इधर से करूं, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकता था, बस ये फिक्स था, इस वाले कार्बन को पहला नंबर देना था। ठीक है, अब देखो तो जैसे ही यहां से शुरू किया तो दूसरे नंबर पर अपने को एक प्रतिस्थापी मिला जो कि है एथिल समूह। क्या है? एथिल। तो पहले क्या आएगा? प्रतिस्थापी। कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, तो लिखेंगे 2 एथिल 1 ब्यूटिल, सॉरी 1 ब्यूटीन। क्या नाम देंगे? 2 एथिल 1 ब्यूटीन, क्योंकि पहले ही नंबर पर आपका डबल बॉन्ड शुरू हो गया। फिर इधर देखिए, तो आपका इधर से शुरू करते हैं नंबरिंग क्योंकि इधर है आपका प्रतिस्थापी क्लोरीन, इसलिए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, पहले पर क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। ठीक है, और लास्ट आपका उदाहरण देख लीजिए, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। क्या है? इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी, चाहे इधर से शुरुआत करो चाहे इधर से, तो मैंने करी यूं शुरुआत, आप इधर से भी कर सकते हो। तो क्या नाम हो जाएगा? 1 पर है और 3rd पर है तो 1 3 ब्यूटा डाई इन। अब देखो ब्यूटा इन आता लेकिन डाई इन इसलिए आया क्योंकि आपको पता है दो डबल बॉन्ड है और दो जब भी केमिस्ट्री में होगा तो डाई वर्ड यूज किया जाता है, तो ये डाई वर्ड यहां पर जुड़ गया इसलिए बन गया ब्यूटा डाई इन। क्लियर? चलो बात करते हैं आगे एल्काइन के नामकरण की। किसकी बात करेंगे अब? एल्काइन के नामकरण की। सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। क्या है? CnH2n-2। एल्केन का था CnH2n+2, एल्कीन का था CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। क्लियर? चलिए, एल्काइन में कम से कम 2 कार्बन जरूरी होते हैं। नियम फर्स्ट है कि कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो। भाई देखो
सिंगल बॉन्ड में ये था कि सिंगल बॉन्ड युक्त सबसे लंबी श्रृंखला, डबल बॉन्ड में ये है कि डबल बॉन्ड से युक्त सबसे लंबी श्रृंखला, तो ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। समझ में आ गई बात। इसके बाद में है मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस ओर से करते हैं जहां से त्रिबंध को कम अंक मिलते हो। तो जैसा डबल बॉन्ड के अंदर बताया कि नंबरिंग वहां से शुरू करोगे जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी है कि नंबरिंग वहां से शुरू करें जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता हो। शेष नियम वही एल्केन वाले लागू होते हैं जो आपको पहले बता दिए हैं। ठीक, अब इसके उदाहरण देख लीजिए। ये लो भैया, ओहो हो, लो उदाहरण ही उदाहरण है। जैसे देखिए सी एच ट्रिपल बॉन्ड, सी एच है तो एथाइन हो जाएगा क्योंकि दो कार्बन है तो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़ेगा साथ में, एथ प्लस आइन एथाइन बन गया। फिर इधर देखिए चार कार्बन है और पहले पर है ट्रिपल बॉन्ड, चार यानी कि ब्यूट, और आइन जुड़ेगा तो ब्यूटाइन हो जाएगा, तो वन ब्यूटाइन हो गया। फिर चार कार्बन है और डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दूसरे नंबर पर है, तो क्या नाम हो जाएगा, टू ब्यूटाइन। ठीक है। फिर देखिए पांच कार्बन है और चौथे पर आपका प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा फोर मैथिल आपका, और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, दूसरे नंबर पर, तो फोर मैथिल टू पेंटाइन हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। फिर इधर देखिए आपका फोर्थ नंबर पर क्लोरीन है, तो फोर क्लोरो वन ब्यूटाइन हो जाएगा। भाई चार ही तो कार्बन है और इधर पांच है, और दोनों ही तरफ इधर से करो चाहे इधर से करो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो आप नाम दे दोगे वन फोर पेंटाडाइआइन, या तो ये नाम दे दो, या आपकी इच्छा करे तो आप नाम दे दो वन पेंट वन फोर डाइआइन। क्लियर, डाइआइन इसलिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड दो बार आ रहा है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे, और ये है आईयूपीएससी के नामकरण के नियम। ठीक, अब आगे एक छोटी सी चीज और रह गई है, और आज का ये चैप्टर इस चीज के साथ में समाप्त हो जाएगा। क्लियर, फिर अपन पढ़ेंगे अपने फिजिक्स को। ये देखिए बेसिकली ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एलडीसी में आया था। अब एलडीसी में एक क्वेश्चन आया था कि सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, और इसका नामकरण करो बोले। तो जब ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ रहे हो, तब इसका नाम तो अपन ने लिख लिया था, ये रहा, जैसे देखो पेंट वन आइन फोर इन, लेकिन ये नाम कैसे लिखा जाता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए टोटल चार अलग अलग स्टेटमेंट है जो याद रखने होंगे। पहली चीज तो ये देखो कि आपका पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम ये कहता है कि यदि डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड दोनों के दोनों समान स्थान पर हो, क्या हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना, दोनों क्या हो, समान स्थान के ऊपर ही हो। समझ में आई बात, समान स्थान पर हो अगर, तो फिर डबल बॉन्ड से संख्या शुरू करेंगे। क्लियर, डबल बॉन्ड को अपन कम संख्या देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को अपन अधिक संख्या देते हैं। तो याद रखना, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम नंबर पर आ रहे हो, क्या हो, दोनों के दोनों समान स्थान पर हो, तो ऐसे में कम नंबर किसको दोगे, डबल बॉन्ड को, क्योंकि छोटा है डबल बॉन्ड, है ना, छोटे भाई को ज्यादा दोगे। तो देखो अब स्टार्ट करेंगे, जैसे ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी है डबल बॉन्ड। अब किसी की इच्छा करे मैं ऐसे गिनना गणना मतलब नंबरिंग करूं, तो एक दो तीन चार, लेकिन फिर एक नंबर पे कौन आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरे नंबर पे कौन चला गया, डबल बॉन्ड, जबकि मैंने क्या बोला है, डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, तो ऐसे में क्या करेंगे, इधर से गणना करेंगे। तो डबल बॉन्ड को दे दिया एक नंबर और ट्रिपल बॉन्ड को दे दिया तीन नंबर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। भाई चार कार्बन है ब्यूट, फिर वन पर है आपका डबल बॉन्ड, इसलिए अपन कहेंगे वन इन, और तीसरे नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो अपन कहेंगे थ्री आइन। क्लियर, तो ब्यूट वन इन थ्री आइन, ये इसका नाम होगा। द्वितीय नियम क्या कहता है कि यदि ट्रिपल बॉन्ड एक सिरे पर हो तथा डबल बॉन्ड
सिरे के अलावा किसी स्थान पर हो तो संख्या ट्रिपल बॉन्ड से शुरू करेंगे। देखो भाई, ऐसा हो जाए दोनों समान स्थान पर तो छोटा नंबर दे देंगे सेकंड थर्ड, एक सेकंड, आपके डबल बॉन्ड को, है ना भाई। पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट हम भी थक जाते हैं, तो मेरे निकल रहा था कि सेकंड बॉन्ड को, सेकंड बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड। तो देखिए कि अगर आपके सेकंड, वापस से, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम प्लेस पर है तो नंबर कहां से स्टार्ट करोगे? डबल बॉन्ड से। लेकिन अगर एक सिरे पर ट्रिपल बॉन्ड है और बाकी सिरे को छोड़ करके, जो दूसरा सिरा है उसको छोड़ दो, लेकिन और किसी प्लेस के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि सिरे पर आ गया तो समान प्लेस हो जाएगा, वो तो पहला नियम हो गया। तो थर्ड जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो एक सिरे पर हो, और जो डबल बॉन्ड है वो सिरे को छोड़ करके किसी और स्थान पर हो, तो फिर आप संख्या कहां से शुरू करोगे? ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, देख लो, जैसे ये रहा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड, सी बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड, सी एच बॉन्ड सी एच थ्री। अब आप नंबरिंग यहां से करते हो, मान लो 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगी। क्लियर? तो अब ये देखो, दूसरे नंबर पर आ गया डबल बॉन्ड और चौथे नंबर पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड। जबकि मैंने क्या बोला था कि अगर ट्रिपल बॉन्ड सिरे के ऊपर है तो यहां से शुरू करना है, यानी अपन यहां से ट्रिपल बॉन्ड को एक नंबर देते हुए शुरू करेंगे, 1 2 और 3। तो डबल बॉन्ड कहां पर आ गया? तीसरे पर, और पहले पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड। नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है तो पेंट, तीसरे नंबर पर है डबल बॉन्ड यानी 3 इन, और पहले पर है आइन तो 1 आइन। क्लियर? ये हो गया कंप्लीट। तो इसका नाम क्या हो गया? अब याद क्या रखोगे? दोनों सेम प्लेस पर है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड एक सिरे पर है और डबल बॉन्ड कहीं और है तो ट्रिपल बॉन्ड से गणना शुरू करनी है। और लास्ट नियम जो है वो क्या कहता है? लास्ट नियम कहता है कि यदि डबल बॉन्ड तो एक सिरे पर है और ट्रिपल बॉन्ड कहीं और है तो फिर आप शुरू करोगे डबल बॉन्ड से। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैसे भी करके क्या करना है? तो ये ध्यान रखना है कि ये 3 नियम क्या कहते हैं। पहला नियम कहता है दोनों सेम प्लेस पर है तो डबल बॉन्ड से शुरू करो। अगर ट्रिपल बॉन्ड एक सिरे पर है, डबल बॉन्ड सिरे पर नहीं है, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड से शुरू करो। अगर डबल बॉन्ड सिरे पर आ जाए तो डबल बॉन्ड से शुरू करो, तो ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाओ। ठीक है, ऐसे करना है बस। ये देखो, जैसे अब डबल बॉन्ड यहाँ सिरे पर था तो अपन ने क्या करा? एक नंबर इसको देंगे, तो 1 2 3 4 5, तो फिर हो जाएगा पेंट 1 के ऊपर इन और 3 के ऊपर आइन, तो इसका नाम हो गया पेंट 1 इन 3 आइन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसी के साथ में हाइड्रोकार्बन का जो आईयूपीएसी करण है, आपके जो नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो अब आप कर पाएंगे। तो अब आपका जो है ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब अगली क्लास जो अपन लेंगे उसके अंदर आप लोगों को मैं बताने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी विद्युत धारा से रिलेटेड जो ओम नियम वगैरह है उसको अपन पूरा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।